जानेंगे क्लास 9 हिस्ट्री से चैप्टर फर्स्ट का सारांश, जिसका शीर्षक है फ्रांसीसी क्रांति। बच्चों, इस चैप्टर में हम विश्व की सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन के बारे में जानेंगे। यह घटना 1789 ईस्वी की है, जब फ्रांस में एक क्रांति हुई जिसने विश्व के लगभग सभी देशों के सामाजिक क्षेत्र की दिशा ही बदल दी। इस क्रांति को फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति को विश्व की सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन का सूत्रपात कहा जाता है। धीरे धीरे विभिन्न देशों में भी लोग अपने अधिकारों की मांग करने लगे और वहां भी छोटी मोटी आंदोलन और क्रांतियां होने लगी। यहां जानेंगे कि निरंकुश राजशाही क्या है। एक ऐसा शासन जहां राजा ही सर्वे सर्वा होता है और वहां के नागरिकों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। अधिकार मांगने वालों पर दमन चक्र चलाया जाता है। इसे निरंकुश राजशाही या शासन कहते हैं। सन 1774 में बुर्बो राजवंश की लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ और राजकोष खाली था और युद्ध लड़ने के कारण कर्ज के बोझ से दबा था। कर्ज का बोझ दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। लुई के शासन काल में फिजूल खर्ची बहुत अधिक थी। केवल तीसरे स्टेट के लोग ही अदा कर सकते थे। खाने पीने की वस्तुएं जैसे पाव रोटी की कीमत आसमान छू रही थी। अब जानेंगे फ्रांसीसी समाज के बारे में। तो 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था। वो था पहला प्रथम स्टेट, सेकंड था द्वितीय स्टेट, तीसरा था तीसरा स्टेट। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट ऐसे थे जिस पर कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, जिनमें उनके द्वारा राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट प्रमुख था। यहाँ के कुलीन वर्ग को अन्य सामंती विशेष अधिकार प्राप्त थे, जो किसानों से सामंती कर वसूला करते थे, जबकि किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों का निर्माण के लिए बाध्य थे। अब हम जानेंगे कर यानी टैक्स के बारे में। यहाँ सबसे पहले जानेंगे कि टाइड क्या है। तो टाइड एक प्रकार का धार्मिक कर है, जो फ्रांस में चर्चों द्वारा वसूला जाने वाला कर को टाइड कहा जाता था, जो कृषि की उपज के 10वें हिस्से के बराबर था। उसके बाद हम जानेंगे टाइल क्या है। तो टाइल प्रत्यक्ष कर जो सीधे जनता द्वारा राज्य को अदा किया जाता था, उससे टाइल कहा जाता था। अब कामगार मजदूरों की स्थिति के बारे में जानेंगे। तो अधिकतर कामगार मजदूर कारखानों में काम करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही थी जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही थी। वहां के लोगों के समक्ष जीविका संकट उत्पन्न हो जाते थे। जब कभी सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती थी। लुई 16वें द्वारा कर में वृद्धि के कारण हम जानेंगे। तो लुई 16वें के कर में बढ़ने के निम्न कारण थे। पहला है खाने पीने की वस्तुएं की महंगाई, सेकंड है फ्रांस की जनसंख्या में वृद्धि, थर्ड है सरकार पर कर्ज का बोझ, 4 है वित्तीय संसाधन में कमी, 5 है बार बार युद्ध की मार। अब हम जानेंगे कि फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे। तो यहाँ फ्रांस की क्रांति के पहला कारण है खाने पीने की वस्तुओं की महंगाई, सेकंड है कर में वृद्धि, थर्ड है लुई सरकार का निरंकुश शासन, 4 है मजदूर व्यापारियों और किसानों का शोषण, 5 है दार्शनिकों के विचार।
यहाँ जानेंगे कि स्टेट जनरल्स क्या था। तो स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। ये प्रतिनिधि नए करों के प्रस्ताव पर मंजूरी देते थे। इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए इसका निर्णय सम्राट ही करता था। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल की बैठक में क्या हुआ। तो उस समय फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल्स की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई की एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट्स ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधियों के भेजे जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। मतलब 300 प्रतिनिधियों के भेजे जो आमने सामने कतारों में बिठाए गए। तीसरे स्टेट्स के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधि इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों की क्या मांग थी? तो इस सभा में तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी थी कि अब की बार पूरी सभा के द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे स्टेट द्वारा नेशनल असेंबली की घोषणा। जब तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे तो 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबियो और आबेसिये ने किया। अब हम जानेंगे फ्रांस के आंदोलित वर्ग के बारे में। तो जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी तो पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मर गई। कड़ाके इतनी ठंड पड़ी कि फसल मर गई और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। उसके बाद क्रोधित भीड़ द्वारा बास्तिल पर धावा किस प्रकार बोला गया उसके बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। फ्रांस में ऐसी स्थिति बन गई जिसे संभालना अब सम्राट के लिए मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन था। गुस्साई औरतों ने बेकरी की दुकानों पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। इससे क्रोधित भीड़ ने बास्तिल पर धावा बोलकर उसे निस्तापुत कर दिया। किसानों के अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन लोग बड़ी संख्या में अपनी जागीर छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में शरण ले ली। बच्चों, अब हम यहाँ पर जानेंगे कि सम्राट लुई द्वारा नेशनल असेंबली को किस प्रकार मान्यता मिली। विद्रोही प्रजा की शक्ति ने घबराकर लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली की मान्यता दे दी और ये भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। इस प्रकार 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्य और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन का आदेश पारित किया। सभी धार्मिक करों को समाप्त कर दिया गया। पादरियों को उनके विशेषाधिकार को छोड़ना पड़ा और चर्च की स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई।
बच्चों, अब हम जानेंगे कि फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव किस प्रकार रखी गई। तो 1791 में नेशनल असेंबली द्वारा संविधान का प्रारूप पूरा कर लिए जाने के बाद सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होने के बजाय अब इन शक्तियों के भिन्न विभिन्न संस्थाओं में के हाथ में आ गई। जैसे है, पहला है विधायिका, सेकंड है कार्यपालिका और थर्ड है न्यायपालिका। इन सभी में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। इस नए संविधान का मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। यह नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। अब हम जानेंगे कि सक्रिय नागरिक किसे कहते हैं। तो नए संविधान के अनुसार फ्रांस में 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोगों को मताधिकार प्राप्त था, जिनमें सक्रिय नागरिक कहा जाता था। सक्रिय नागरिक का दर्जा उन्हीं लोगों को प्राप्त था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। निर्वाचक की योग्यता और असेंबली का सदस्य होने के लिए करदाताओं को उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। अब निष्क्रिय नागरिक किसे कहते थे। तो लगभग 30 लाख पुरुष, महिला, बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों का मताधिकार प्राप्त नहीं था। इन्हें ही निष्क्रिय नागरिक कहा जाता था। विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण। अब नया संविधान बन जाने के बाद विधायिका जैसे नेशनल असेंबली कहा जाता था और उसके 745 सदस्य थे। फ्रांस में कार्यपालिका, जिसमें स्वयं सम्राट और उनके मंत्रीगण शामिल थे, जो नेशनल असेंबली नियंत्रित करते थे। सक्रिय नागरिक जिन्हें मताधिकार प्राप्त था, वे निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे और यही निर्वाचक समूह नेशनल असेंबली के सदस्यों का चुनाव करती थी।